बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और साथ ही ये कहा कि जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान इसकी तरदीद कर रहा है, कहा कि सब कुछ वहाँ से पहले ही मुंतकिल किया जा चुका था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अमेरिका जो 2 हफ्तों की मोहलत दे चुका था, उसे फौरी तौर पर हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर पाकिस्तान ने जो नामजदगी की डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल अवार्ड के लिए, उस पर भी अब एतराज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद टाइमिंग जो है ये सही नहीं है। पाकिस्तान इन हालात में अगर उनको नामजद ना करता तो अमेरिका ने जो हमला किया उसके बाद पाकिस्तान पर तनकीद ना होती। लेकिन दूसरी राय यह भी पाई जाती है कि पाकिस्तान का मामला इंडिया के साथ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक किरदार अदा किया था, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से नामजदगी की बुनियाद सिर्फ वही है। अब क्या आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के माबैन कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे? जंग आगे बढ़ेगी तो उसका शिकार कौन कौन होगा? खित्ता किस हद तक जंग की लपेट में आ सकता है? इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत का भी थोड़ा बहुत जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज मुल्क के दोनों सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार जनाब अतर काज़मी साहब, अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। रऊफ़ क्लासा साहब, टाइमिंग हमारी गलत हुई, अमेरिका ने तो हमला कर दिया, तनकीद की जा रही है, अपोजिशन ख़ास तौर पर तनकीद कर रही है कि पाकिस्तान ने नामजदगी करने में जल्दी कर दी, जल्दी की। बहुत शुक्रिया आपका। अब 2-3 चीज़ें होते हैं, आपको नहीं पता होता कि सर्कमस्टांसेस किस वक्त बदल जाते हैं। मतलब अभी आपने खुद कहा कि 2 हफ्ते का ट्रंप साहब ने कहा था, तो पूरी दुनिया थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी कि 2 हफ्ते तक तो कोई जंग नहीं होगी, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उन्होंने मतलब विद इन 24 आवर्स उसके या 2 दिन बाद हमला कर दिया। तो अब ये कहा जाए कि जो लोग बिलीव करके बैठे थे ट्रंप साहब की बात पे कि 2 हफ्ते तक हमला नहीं होगा या मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वो अब वो झूठे साबित हो गए, तो उनको तो झूठा नहीं कहा जा सकता। सो सिचुएशन के मुताबिक चीज़ें बदलती रहती होती। फैसले आपके मेरे हाथ में तो नहीं होते ना, मतलब सिचुएशन, चलो फैसले हाथ में हूं भी सही, तो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती। सो इसी पे कहना, एक दिन पहले तक ये फैसला मैंने ओपनली इसको सपोर्ट किया, मैंने कहा भी है, लिखा भी है इस पे कि ठीक फैसला था कि इन द गिवन सिचुएशन इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीखें मार रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नाराज हैं, अपसेट है, वो इंडियन हैं। मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, करण थापर साहब का बड़ा अच्छा प्रोग्राम, इंटरव्यूज करते हैं। वो जो साबिक उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उसमें राव साहबा, वो उसमें भी रही हैं, वहाँ पे ये फॉरेन सेक्रेटरी पे रही हैं और उनके वाशिंगटन में उनके सफीर भी रही हैं। उनके साथ में उनकी गुफ्तगू सुना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, खतून ने, उनके जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, मस से बड़ा मुश्किल होता है कि बैलेंस और अच्छी आप गुफ्तगू, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। वहां पे चीखें मारी जा रही कि ऐसा हम क्या कर बैठे हैं कि ट्रंप जो है वो इससे इंडिया से दूर हो गया और पाकिस्तान के करीब हो गया, और ऐसा करीब हो गया रोजाना वो पाकिस्तान को बैठ के कहते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, इनसे बड़ी अच्छी लीडरशिप की नहीं है। उन्होंने जनाब के ट्रंप साहब के ये कहे हुए अल्फाज ये दुनिया में पाकिस्तान की साख को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज बढ़ रहा है, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। वो वहां पे रो रहे हैं कि जनाब के इंडिया ये कौन सा ऐसा ब्लंडर कर बैठा है कि अमेरिका जैसा अलाइज हमारा, वो जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उस वक्त वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं जब हमारा पूरा वहां पे अभी शशि थरूर साहब ने कंपनी पूरी दुनिया में फिर के आए हैं। इसके बावजूद अमेरिकन ने उनका नैरेटिव जो है बाई नहीं किया या टेररिज्म के। अच्छा, वो इस चीज पे परेशान है कि अमेरिका हमसे दूर है। हम किस चीज पे परेशान है? अमेरिका हमारे करीब आ गया यार, ये क्यों हमारे करीब आ गया? जरा थोड़ा सा देखें ना, जरा दोनों चीजों के, वो अपनी जगह पे डिस्टर्ब है, हम अपनी जगह पे डिस्टर्ब है। ईरान के ऊपर हमले से हम कुछ डैमेज हुए, इसमें मैं आता हूं सर। मैं अभी हालत ये है कि 1 सेकंड के लिए तस्वर करें, जो इंडिया का नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्द बला बला 100 इल्जामात लगते हैं। अगर ट्रंप साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन यही चीजें कहना शुरू कर देती कि हाँ इंडिया ठीक कह रहे हैं, तो हम कहां खड़े होते? जरा इमेजिन करें कहां पे हम खड़े होते, क्या हमारी पोजीशन होती, पाकिस्तान के साथ क्या हशर नशर पूरी दुनिया में और होता वो चीज। सो वो उस वक्त गिवन सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि इस वक्त आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी एक साइड पे चाइना खड़ा है, दूसरी साइड पे अमेरिकन के साथ आपकी अच्छी है। हाँ, सिचुएशन डेवलप आप ये मुख्तलिफ हुई, आप इस पे आते हैं, ईरान पे, पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना कैच देखें कि मतलब है उनके ईरानियंस के लिए भी मुश्किल पैदा हो गई है कि अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो भी आपके लिए मतलब प्रॉब्लम है। विद इन आपके ईरान के अंदर अवाम है, बोल्ड, ब्रेव, एक प्राउड नेशन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की उनकी अपनी हिस्ट्री है, एम्पायर्स रही हैं, उनका अपना एक उनका प्राइड है, उनकी ईगो है। रिस्पॉन्ड नहीं करते तो भी वो मुश्किल में है, करते हैं तो भी मुश्किल में, दोनों सिचुएशन है वहाँ मुख्तलिफ। एक चीज दरमियान में आपने नोट की होगी, जी, वो ये कह रहे हैं जिससे थोड़ी सी इंटेंसिटी है ना इसकी ईरानियन अवाम के, वो जो होगा थोड़ा सा कम होगा। उन्होंने कहा आपके जो हमारा मटेरियल था
वो हमने निकाल लिया था वहां से, ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया था। सो इट मींस कि हमारे एसेट्स तो मुकम्मल पड़े हुए हैं, एक बम शम मारे हैं तो इन्होंने आके किए, कर लिया। और मुझे भी लगता है, नो मतलब इंफॉर्मेशन जस्ट बाय रीडिंग, कि अमेरिकन भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि ऐसी साइट को बम करें जहां पे 60% से ज्यादा एनरिच या जो भी उनका मवाद होता है वहां से आपकी आबकारी हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, जो वहां पे पूरे मिडल ईस्ट को आपको अफेक्ट कर सकती है, जो इस खित्ते को कर सकती थी, करोड़ों लोग मुतासिर हो सकते थे। सो अमेरिकन भी इतनी बेवकूफी नहीं करेंगे कि ऐसे न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करें जो उनके ख्याल में लाइव है, जहां पे मवाद मौजूद है। सो देयर माइट बी सम अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि भाई साहब आपने अगर बम शम मारने, तो अमेरिका ने भी तसल्ली की होगी कि इनके पास जो वो है, कोई अगर बनाने को चीजें वो ना हो। सो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हुई है, तनकीद है ये, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जो पहले कल तक का, परसों तक का इनका फैसला था उसको ट्रंप को अपनी साइड पर रखने का, और उनको इस वक्त मतलब इंडिया का जैसे मैंने चीखे मारा उसे देख लें, उस फैसले को हम इसलिए गलत नहीं कह सकते कि आज की सिचुएशन बदल गई है। ठीक है अतर कानवी साहब, हमने मजम्मत भी की, पूरी दुनिया इस बात की मजम्मत कर रही है कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़े है, जब आर्मी चीफ अमेरिका में थे तब भी उन्होंने कह दिया था, इवन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कहनी पड़ी कि पाकिस्तान का स्टांस ईरान के हवाले से और है, हमारा कुछ और है। पाकिस्तान के स्टांस को आप समझते हैं बर वक्त था उस वक्त भी और आज भी? देखिए, एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर रहना है। अमेरिका की तो आपको पता है वो आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं, और फिर इधर पाकिस्तान के अंदर और खित्ते में जिस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी इसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई, उसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई, ये तो मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ। वो सारा नक्शा जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने शो किया है पूरा देख के, उसमें तो पाकिस्तान आता ही नहीं कहीं पे, इसलिए कि वो अमेरिका से आए और मशरक़ वस्ता की तरफ से आके वो अपना अटैक करके चले गए। जो प्रोपेगेंडा है, कोई कहता है पाकिस्तान की फजाई दूध, कोई कहता नहीं इंडिया की, ना पाकिस्तान की हुई है ना ही इंडिया की हुई है। वो मैंने खुद देखा जो उन्होंने शेयर किया, जो अमेरिकन ने शेयर किया, उनकी शिप्स ने भी जो काम किया उसमें भी ना पाकिस्तान का कोई हिस्सा यूज हुआ है ना इंडिया का। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कैसे इस सारी चीज को हैंडल किया। देखें, ट्रंप साहब की नामजदगी करना नोबेल पीस प्राइज के लिए ये कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं है। मलिक साहब, हम 1-1.5 साल से गजा की एक ऐसी वॉर से आ रहे हैं कि जिसमें 25-30 हजार से ज्यादा तो सिर्फ बच्चे उसमें शहीद हुए, ख्वातीन उससे भी ज्यादा तादाद में शहीद हुई, और मसलसल ट्रंप उसको सपोर्ट करता रहा। यहां तक ट्रंप ने कहा कि जनाब गजा को एक इंटरनेशनल एरिया बना देंगे, ये फलस्तीनियों को यहां से निकालो, और अस्करी सपोर्ट दी, सफारती सपोर्ट दी। और ऐसे मौके के ऊपर जब वो ये कह रहा हो आयतुल्लाह खामनाई को कि जनाब बंकर हमें पता है तुम किधर बैठे हुए हो, तुम्हारे ऊपर हम मिसाइल मारेंगे, अगले दिन वो तेहरान की अवाम को कह रहा हो कि जनाब पूरा तेहरान खाली करके चले जाएं, तो उसको अगर हम नोबेल पीस प्राइज देंगे और फिर अगले दिन हम मजम्मत कर रहे होंगे, तो इट शोज ना कि हमारी पॉलिसी में कोई डेप्थ नहीं है, हमारी पॉलिसी तो एक तरह से मजाक बन गई। लेकिन अदर साहब, आपको लगता नहीं है कि हमें इस जो सबसे बड़ा इशू था वो इंडिया की जारियत का था, इंडिया हमारे ऊपर हमलावर था, हमें जो सपोर्ट मिली खासतौर पे अमेरिकन की, इंडिया एक ज़माने में हमें कहता था हम सफारती सतह पे तनहा है, आज इंडिया तनहा है, तो हमें ये जो स्टेप हमने लिया अपनी पॉलिसी को दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए, अपनी स्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए किया? नहीं, देखिए मसला ये कि जब इंडिया ने हम पे हमला किया, जब पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग हुआ और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, अमेरिका के नायब सदर ने कहा कि कोई बड़ी कार्रवाई ना करें। देखें, ये सारे हालात तब बदले जब पाकिस्तान ने जंग में इंडिया को शिकस्त दी, जब पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए, जब यहाँ से आर्मी ने मिसाइल मारे, उन पे हमले किए, उसके बाद अमेरिका का माहौल बदल गया। उससे पहले तो अमेरिका उनको कह रहा था छोटी मोटी कार्रवाई कर लो। आज अमेरिका अगर हमें अपने साथ बैठा रहा है, वो कोई ये नहीं है कि वो इंडिया से उसको मसला हो गया, हम एक जंग जीते हुए, और उसको भी इस चीज़ का इदराक हो गया कि जो चाइना के सामने हम भारत को खड़ा करने की बात करते थे, ये तो पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो चाइना वो उसका अमेरिका का पहले आप देखें स्टांस कंप्लीटली डिफरेंट था। जब पाकिस्तान ने आगे से जवाब दिया, जंग जीती, उसके बाद उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि एकदम से कोई उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। हमने इस खित्ते के अंदर अपनी वर्थ प्रूव किया, हमने ये अर्न की है रिस्पेक्ट। ये नहीं है कि उन्होंने प्लेट में रख के हमें ये रिस्पेक्ट दी। लेकिन अतर साहब, जो सूरत-ए-हाल बनी जिसके बाद, जंग के बाद भी अगर आज भी देखा जाए तो अमेरिका खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, ट्रैवल एडवाइजरी नोट जारी किया गया, इंडिया इस वक्त जिस सूरत-ए-हाल से मुश्किल से दो चार है, जैसे क्लासा साहब भी कह रहे थे, वहाँ चीखो पुकार है। हमें तो कम से कम अगर हम बैलेंस रख पाते हैं चीन का, अमेरिका का, तो ये गोल्डन चांस नहीं हमारे लिए? बड़ी अच्छी बात है जी, हमारे मगरिब के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना जी हमें चीन के कैंप में चला जाना चाहिए, नहीं, सोल पावर है अमेरिका, और ट्रंप की जानिब से बार बार कश्मीर का जिक्र करना, पाकिस्तान का जिक्र करना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मोदी का अब आखिरी खबर यही आएगी कि वो सर्फ खा
कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। कल से मैं देख रहा था कि वो जिस किस्म की वहां पे वो खबरें दे रहे थे, जो कि उनको तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक 25 करोड़ का मुल्क है और हमारा इज्तिमाई जो शऊर है उसकी अक्कासी होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि ट्रंप की तरह, ट्रंप का तो कुछ दिन पहले तक एलन मस्क भी बड़ा दोस्त था और वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट IQ वाला बंदा था, ट्रंप से बार बार कहते थे, तो वो तो पल में तोला पल में माशा। जो रियासत होती है, रियासत का जो बयानिया होता है थोड़ा सा मेच्योर होता है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन नोबेल पीस प्राइज और अगले दिन मजम्मत, ये थोड़ा सा हमें। साहब, आप पाक इंडिया तल्लुकात को बड़ा ब्रीफली देखते हैं, बड़ी बारीक बीनी से। इंडिया ने किया क्या है? मुझे तो लगता है ये है कि आजकल ऐसे जैसे हथौड़ा हाथ में ट्रंप साहब के और इंडिया आगे आगे है। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। थोड़ा सा मैं अपना, अगर मेरा छोटा भाई है, मैं इस पर ज़रूर मैं एक उस पर कमेंट करूँगा। इन्होंने बात की जो हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर स्टांस है कि 25 करोड़ लोग जो है ना हमारे, इनकी सोच के रिफ्लेक्शन फॉरेन पॉलिसी में होनी चाहिए। दैट्स वेरी पॉपुलर सिंग, होना भी चाहिए, शायद लोग ये बिलीव भी करते हैं। लेकिन 2-4 चीज़ें देख लेते हैं ज़रा इसके। चलो हम तो मतलब यहाँ पे आपको पता है कितनी लिटरेसी होगी, 40% 30% इतनी होगी। जैनून में चले जाए तो शायद 10-20% भी ना निकले, चले 50 पे चले जाते हैं। यूरोप तो 100% लिटरेसी वाला बाशूर कौम है ना, बाशूर मुल्क है ना, वहाँ पे तो बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। वहाँ मीडिया भी है, सिविल सोसाइटी है, पार्लियामेंट है, लोग अकाउंटेबल हैं, जमहूरियत है। हमारे यहाँ तो 2 नंबरी 10 नंबरी जमहूरियत है, बल्कि शायद दावड़ को नहीं है। तो जनाब जब 2003 में जब इन्होंने ये नेटो ने, अमेरिकन ने, इन्होंने पूरे यूरोप में फैसला किया कि हम इराक पे हमला करेंगे, वहाँ पे मिलियन मार्चेस हुए थे सर यूरोप में, मिलियन मार्चेस। पहली दफा में, मैं तो पहली दफा टर्म सुन लीजिए, उसमें हम जाएगा चाइना के मतलब रेवोल्यूशन के बाद का मिलियन मार्च हुआ था। तो क्या हुआ फिर उसके बाद यूरोपियन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल ली थी। क्या उन्होंने हमला नहीं किया था? क्या उन्होंने कहा 10 या लाखों लोग आ गए हैं सड़कों पे और वो हमारा वोटर है, हमारे लोग हैं, उन्होंने कहा मत करें ब्लड शेड, मत जाएं, ना मारें वहां पे? तो क्या रुक गए थे? पूरा यूरोप आया था ना, 20-30 नेटो मुबालक शामिल हुए थे ना। एक फ्रांस था जिसने कहा जी मैं शामिल नहीं होता, और बाद में जब उन्होंने पूरा फतह कर लिया था इराक को और ठहके बैठने का टाइम आया, उसी फ्रांस ने वहां जो नाक से लकीरें उनसे रगड़वाई थी इन नेटो ने, अमेरिकन ने, कि ठहके लेने तो तुम फिर आओ और बैठ के अपनी शर्मिंदगी का इजहार करो, और फ्रांस ने किया था। सो ये जो होती है ना फॉरेन पॉलिसी के हवाले से चीजें, वो फिर कौमें अपना, वो लोगों का शऊर नहीं देखती। उन्हें पता है कल को यही शऊर वाले जो है ना, ये कौम ये हमारा गिरबान पकड़ लेगी कि अगर कल को ऑयल ना आया, तेल ना आया, ब्रिटिश पेट्रोलियम को अगर वहां पे सप्लाइयां बंद हो गई, कीमतें बढ़ गई। जैसे भी यूक्रेन का देखना, यूक्रेन वार की वजह से कैसे कीमतें बढ़े, पूरे चीखें मार रही हैं आपको, पूरे मतलब यूरोप में, अमेरिका में और यूके में, वहां पे आपकी कीमतें बढ़ी हैं, लोगों की मतलब जिंदगी मुश्किल होकर रहेगी। एक चीज ये, सो बाज़ दफा लीडरशिप को फैसले अपनी कौम का रिफ्लेक्शन देख के नहीं करने होते, लॉन्ग टर्म करने होते। उन्हें भी तो पता था कि हम इलेक्शन हार सकते हैं, लाखों लोग सड़कों पे हैं। एक और बताऊं, आपको याद हो ब्रेक्जिट हुआ था, कि जॉनसन साहब एंड कंपनी जो है, इन्होंने कहा जनाब निकाला इनको यूरोप को, हमारा क्या यूरोप का, में खा गए पी गए, मजदूर आ गए, हमारी मार्केटें खराब कर दी, नौकरियां ले ली हैं, निकाले इनको ब्रेक्जिट से। बड़ा पॉपुलर नारा था, महंगाई का तूफान आ गया उसके बाद। सारे इस वक्त वहां पे आप जाके देखें गालियां देते हैं मोस्टली, जनाब आपने ब्रेक्जिट किया क्यों था? उस वक्त भी आवाम का रेफरेंडम हो रहा था, आवाम उसमें खड़ी थी। सो मादरत के साथ आवाम नाराज हो जाएगी, आवाम सुप्रीम होती है, मैं पहले हाथ बांध लेता हूँ, हर दफा भी हम ठीक नहीं होते। सो सम टाइम जो फैसले आवाम करवा रही होती है, अगर जिन लोगों ने 10 साल पहले या 15 साल पहले ब्रेक्जिट करवाया था, अब उन्हें कहीं लोगों को फेस करके दिखाए, वहां पे बेरोजगारी है, ये महंगाई है, ये वो दोबारा मुआहदे करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से। सो हैविंग सेड ऑल दिस, हमारी आवाम का 25 करोड़ लोग जो हैं उनकी अपनी जगह पे होगी। सम टाइम यू हैव टू सी द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री। पाकिस्तान के इंटरेस्ट, वो लाइक इट और नॉट, बड़ी मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन इस वक्त अमेरिकन आपकी नेगेटिव साइड पे नहीं खड़े होने चाहिए थे जब इंडिया पाकिस्तान के मसले हो रहे थे। वो ठीक कह रहे थे कि जनाब हमने बहादुरी दिखाई, दुनिया बहादुर के साथ खड़े होती है, हम ना बहादुरी दिखाते हैं, 4 बंदे हमें भी इज्जत ना करते, हमें उसे बहादुरी दिखानी चाहिए थी, हमने दिखाई, अच्छा किया हमने। आज ट्रंप साहब इज्जत कर रहे हैं, दुनिया इज्जत कर रही है, तो हमारी फौजों, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप वट एवर जो फैसले किए थे, लेकिन उसके बाद जितना वो रोजाना की बुनियाद पे वो नमक लेके वो हमारे इंडियन भाइयों पे चीजों पे कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो सर अगर ये बड़ा अच्छा सवाल है। हुआ ये है कि ट्रंप साहब ने खुद पिछले दिनों कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं देते, मैंने जंग रुको। ये बात तो उनकी ठीक है कि इतनी बड़ी जंग थी, अटॉमिक जंग, यू नेवर नो, दोनों मुल्क किसी वक्त किसी भी मतलब कोई एक मुल्क में नुकसान हो जाए, कोई खुदा ना खासा हमारे यहाँ सिविलियन का हो जाता, खुदा ना खासा इंडिया में कोई हमारी वजह से हो जाता, तो एक सेकंड लगता है, दबाव आ जाता है कि बम आपने रखे, आपने पटाखे छोड़ने थे, तो उन्होंने एक जंग रोकी। हमने जो समझदारी की, जो वहां मोदी साहब उनकी 56 इंच की छाती है, वो बड़े फखर से बताते मेरी 56 इंच की छाती है भाई, मैं पाकिस्तान को टक्कर दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा भाई साहब तू तो टक्कर दे नहीं सका। तो वहां पे जब उन्होंने वो डिनाइल करना शुरू की ना, इंडियंस की जो एरोगेंस, तकब्बुर, हमारे भी दोस्त हैं इंडियन मादरत के साथ, हमें जो गुफ्तगू करते थे, हमें तो कोई
समझते नहीं थे। आपको तो हमारा मुकाबले नहीं, आप कौन, आप भिखारी, मतलब भक मंगे फलाने टिंगाने, आप कौन, आप मैटर नहीं करते, हमारे तो चाइना से, दुनिया से, फलां से, हम तो हम तीसरी बड़ी कुव्वत बनने वाले हैं, आप कौन है। ये उनका जो तकब्बुर था, गरूर था, उसी तकब्बुर और गरूर के साथ उन्होंने उसको ट्रंप को ट्रीट किया कि ट्रंप का तो ताल्लुक ही कोई नहीं सीज फायर से। हमने बड़ी समझदारी की, हमने कहा भाई बाप आपकी वजह से ये सारा अमन आया खित्ते में, तो अब इंडिया को भुगतना मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप एक बात अतर के भी ठीक है, उन्हें लगा भी हम तो इसको तैयार कर रहे थे, अपना शेयर जो है ये चाइना को पड़ जाएगा, वो तो चले पाकिस्तान से कुट खा के खड़े हुए हैं, तो इनका हमने क्या चार्ट डालना है। सो ट्रंप साहब जो हैं इस चीज से अफेंड हुए हैं कि मोदी साहब एंड कंपनी सारा दिन ये मुझे बैठ के कहते मैंने कुछ किया नहीं, पाकिस्तान कहते नहीं जी आपने करवाया। अच्छा ऊपर से उनका मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे उनके टीवी चैनल देखें, एक ने कहा जी कि पाकिस्तान इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है उन्होंने इंडिया ने भी हमारा काम बड़ा आसान किया है, मैं ये समझता हूं। एक ब्रेक लेने के रास्ते से वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। अतर साहब ये बताइएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इजराइल के लिए बड़ा खतरा ख़त्म कर दिया, आपको लगता है अभी तो जैसे क्लासा साहब बात कर रहे थे कि जी ईरान ने वहाँ से चीज़ें सारी निकाल ली होंगी, फिर हमला करने का फ़ायदा क्या, जंग मज़ीद बढ़ेगी? देखिए एक मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा, जो फैसले होते हैं वो लीडरशिप में करने होते हैं, समटाइम अनपॉपुलर फैसले होते हैं, और पर मसला ये है कि आपके वो जो फैसले होते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी होती है। ये नहीं होता कि मंगल को एक फैसला और बुध को दूसरा फैसला हो, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि मंगल को नोबेल पीस प्राइज हो और बुध को जो है मुजम्मत हो। तो वो जिस तरीके से किया गया उससे पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। क्या जरूरत थी 2 हफ्ते वेट कर लेते, जब एक तरफ से आपको पता है कि इस किस्म के हालात चल रहे थे, हो सकता है कोई पीस डील हो जाती इनके बीच में और वो बेहतर एक मौका होता। पर एनीवे दूसरी ये जो आपने बात की, अमेरिका जो कह रहा है कि मैं इसराइल के लिए खतरा खत्म कर रहा हूं, तो देखें ये तो इसराइल के कहने पे ये अमेरिका ने किया है। अगर इस पूरे खित्ते के अंदर अगर आप देख लें, अगर किसी को कोई खतरा था ईरान से तो वो इसराइल ये समझता था कि शायद ये एक वाहिद ताकत है जो, या फिर एक ऐसी रजीम है जिनसे हमें खतरा हो सकता है। खित्ते के अंदर तमाम दीगर जो ममालिक हैं, हम फ़लस्तीन की भी बात करते हैं, मिस्र का तो बॉर्डर लगता है गजा के साथ, हम ब्लॉकेड की बात करते हैं तो भाई वो सीसी साहब जो वहां पे बैठे हैं वो खोल दें गजा का बॉर्डर, वो क्यों नहीं खोलते। यही हालत अब आप देख लें जॉर्डन की है, अब वो शाम में भी सीरिया में भी मुजाहिदीन आ गए हैं जो इसराइल की तरफ उनकी बंदूक ही नहीं चलती है, वो इस तरफ अपनी तरफ चलाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसराइल को ये एक तरह से महफूज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है उसका बयान भी बड़ा सख्त है कि अमेरिका को ऐसी सजा जो है भुगतनी पड़ेगी कि उसका अंदाजा नहीं है। देखें आई एम सॉरी टू से कि हमारी जो इस्लामिक ममालिक की लीडरशिप होती है वो बड़ी उसमें मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं। ईरान एक क्रिपलिंग किस्म की सैंक्शन से गुजरा है, ईरान के अंदर ना कोई एयरफोर्स है, जितना वो कर रहा है मेरे ख्याल में इतना भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अमेरिका और इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे फौरन रजीम कोलैप्स हो जाएगी और शाम की तरह वहां पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी, 5-6 साल चलेगी और हम रजीम चेंज कर देंगे। तो ईरान तो जितना कर सकता था तो वो कर रहा है, लेकिन क्या वो अमेरिका को निशान इबरत बना देगा? ये बातें खाली कानून तक के लिए अवाम को खुश करने के लिए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो कोई बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को पहुंचाए या अमेरिका को। लेकिन ईरान को जो सपोर्ट मिली है सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, हर जगह से लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ईरान के साथ काफी दुनिया की सपोर्ट इस? देखिए एक तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, हम एक तकरीबन 1.5-1.25 साल की एक ऐसी जंग से आ रहे हैं, जंग भी नहीं बल्कि जेनोसाइड से आ रहे हैं जो गजा में होती रही है। उसकी वजह से इस वक्त जो मगरिब की स्ट्रीट है, मगरिब के जो दारुल हुकूमत हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था कि वो इसराइल की हमायत करें। आलमी अदालत इंसाफ जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के जो है वारंट की बात हो रही है। इस सारे माहौल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर उनको कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही थी तो वो ट्रंप की तरफ से मिल रही थी। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे माहौल से गुजरने के बाद फिर आपने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है, विच जो है ना थोड़ा सा वो उससे आईब्रोज पर रेज होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से इस वक्त इसराइल को वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में होती थी। लेकिन क्या मगरिब कोई प्रिंसिपल स्टांस लेगा? नहीं। आज कीयर स्टामर साहब का बयान आ गया कि जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, और ये वही कीयर स्टामर हैं, जब मैं आपको वाकया अभी इन्होंने मिलियन मार्च की बात की, मैं उस मिलियन मार्च में शामिल था, लंदन में जो मिलियन मार्च हुआ। केन लिविंगस्टन उस वक्त लंदन के मेयर होते थे, जो एक और इनके पिछले जो लेबर के लीडर थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उस वक्त एमपी थे। उस वक्त 2003 में कुछ एक्टिविस्ट ने एक एयरफोर्स का वहां पे बेस था, वहां पे एक्टिविस्ट अंदर घुस गए क्योंकि उधर अमेरिका के बॉम्बर खड़े थे जिन्होंने जाके इराक पे हमला करना था। तो उन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो कीयर स्टामर जो बुनियादी तौर पे एक वकील है और बड़ा मायनाज वकील है, इंटरनेशनल लॉ को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने कहा था कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि इन जहाजों को रोकना बुनियादी तौर पे आप जंगी जराइम को रोक रहे हैं।
आज वही कीयर स्टामर कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की ऐसी तैसी फेर दी है, ट्रंप ने जो हमला किया वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मफादात होते हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बयानिया होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बयानिया होता है, तो उधर भी यही हमें चीज़ें नजर आती हैं। मफादात की बात जब हम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पोर्ट्रे किया, वो जंगों से निकलना चाहते हैं, वो अमन की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं दुनिया से जंगें ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर अमेरिका जंगों की तरफ ही आ गई। अभी ना अतर ने बड़ी खूबसूरत उनकी वो जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, मैं मतलब उसको उनको सीरियस लेता जब इन्होंने ये कहा ना कि वकील भी हैं, तो उसके बाद तो मैंने कहा वकील बेचारा तो कह देता भाई साहब मैं तो उसके साथ डिफेंस के साथ हूँ, जहाँ पे मुझे आपने हायर करना है तो मुझे कभी प्रोसिक्यूटर बना लें, कभी मुझे डिफेंस करा लें, मेरा तो भाई ये प्रोफेशन है। सो वकील के बाद जब इन्होंने कहा ना वकील भी है, तो फिर मेरा ख्याल है उनसे गिला बनता नहीं, आने लाइटर नोट। हाँ, जिस तरह पीटीआई के वकील से नहीं बनता। मतलब वकील तो कहेगा भाई साहब मुझे फीस दी है तो मैं तो केस नहीं आ रहे, हम तो नहीं हो रहे। खैर, नो कमिंग टू योर पॉइंट सर, इससे इस वक्त सबसे ज्यादा जो डेंट पड़ा है ना, जिसकी बात आप कर रहे थे पहले भी उत्तर ने भी की, वो उनके अपने ही स्टांस को पड़ा है। और बड़ा इस वक्त अमेरिकन मीडिया अगर आप फॉलो करें और वहाँ की उनकी डेमोक्रेट्स में कोई रिपब्लिकन में भी, वो इस वक्त सबसे ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि पिछले जो 4 प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने वहां नेतन्याहू के चक्कर में नहीं है। नेतन्याहू ने पहले भी बड़ी कोशिश की थी कि 4 प्रेसिडेंट जो गुजरे हैं कि आप किसी तरीके से अपनी जंग में लेकर इनको ड्रैग करें, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमेशा रेजिस्ट किया कि हम मिडिल ईस्ट में जाके कोई नया पंगा नहीं लेना चाहते। इराक वाला जो मसला हुआ, लिबिया हुआ, शाम हुआ, वो बहुत सारे डिजास्टर हुई, उससे लोग निकले, इमिग्रेशन हुई, पूरा यूरोप डिस्टर्ब हुआ, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। उन्होंने रेजिस्ट किया और ट्रंप साहब उनसे ऊपर थे कि मैं तो बिल्कुल जाऊंगा नहीं। जितनी बड़ी एफर्ट की गई है वहां पर इनको ट्रंप साहब को लाने की, वो मतलब समटाइम आप उसकी डिटेल्स पढ़े कि नेतन्याहू ने तो कितना उसको कंसिस्टेंटली उन्होंने उसको परसू किया। इवन उनकी टीम में लोग जो थे वो इस पे कायल नहीं हो रहे थे। जब उन्होंने अटैक किया, हमला किया है, ट्रंप और उनकी टीम ने अपने आप को दूर किया, उन्होंने बकायदा ओपनली कहा कि हम इस जंग में नहीं आ रहे। सो ट्रंप साहब ने पिछले पूरे हफ्ते में देखें 8-10 दिनों में अपना स्टांस जो बदला है, जिस पे उस वक्त तनकीद भी हो रही है। अल्टीमेटली वो कहते हैं जो डीप स्टेट, जिस डीप स्टेट के खिलाफ थे ट्रंप साहब, उसके आखिर उनके चक्कर में आ गए, उन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि आप यहाँ आकर वो दोबारा शुरू करो। सो अमेरिकन वोटर इनसे खुश नहीं है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे कोई भी बंदा इस वक्त जो सेन एलिमेंट है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं की कि अमेरिका इस जंग में जो अननेसेसरी तौर पर जा रहा है। वो बाइडन पे या इन पे ओबामा पे किस चीज की तनकीद करके लीडर बने थे, ये जंगों की लीडरशिप को उन्होंने कहा था कि ये जो आपके डेमोक्रेट हैं ये तो पूरी दुनिया में जंगें लड़ते हैं, हमारा पैसा लगाते हैं, अरबों डॉलर है हमारे जो हमारे लोकल इकोनॉमी पे लगने चाहिए, ये जाके बाहर जंगों पे लगाते हैं। वो जो नारा था उससे उन्होंने जो बैकआउट किया है, जो रिवर्स हुए, उससे ट्रंप साहब को बड़ा शदीद इस वक्त नुकसान हो रहा है। और अगर ये जंग बढ़ती है, ईरान अगर रिटेलिएट करता है, रिस्पांस करता है, जिसके चांसेस वो कहते हैं लग रहे हैं, तो ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि उनका जो वोटर है वो क्वेश्चन कर रहा है कि भाईजान आपको तो वोट हमने इसलिए दिए थे कि जनाब आपने कहा था हिलरी क्लिंटन जो बेनगाजी में वो जो ओबामा दौर में डिजास्टर हुई थी, बाकी लोग जो थे उन्होंने मिडिल ईस्ट में वहां पे जंगें लड़ी, अफगानिस्तान में लड़ी, आप कहते थे मैं तो नहीं लड़ूंगा। आपने इतना बड़ा फोरम खोल दिया है। इसराइल की अगर उनकी चल रही थी वही वाली बात जो भी कह रहा है, तो 2 हफ्ते वेट कर लें। और दुनिया में बहुत सारे मुल्क पड़ जाते, ईरान के पास भी ऑप्शन बहुत कम हो गए थे, they might have come to the table and signed the deal। बल्कि 2015 वाली वो डील का कहते हैं कि वो भी इन्होंने आके उसको आगे पीछे खराब किया था, नहीं तो ईरान ने तो आपका एनपीटी जो है उन्होंने साइन किए हुए हैं। तो उसके बाद भी बम करना और उनके साथ मुज़ाकरात ना करना और फिर ये चीजें करना, मेरा ख्याल है दैट्स ठीक है। साहब एक और ब्रेक लेने वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम की। अब तो हुकूमत भी कहना शुरू हो गई है कि अगर माजी में इसको अडॉप्ट कर लेते तो शायद इतने मसाइल आज ना होते। इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद काज़मी साहब, हमने प्रो मैक्स प्रो की बातें सुनी, हाइब्रिड की बातें सुनी, हाइब्रिड प्रो की बातें की जा रही हैं। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर हम 1990 में इस मॉडल पर चले जाते तो शायद मुल्क जो है ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका होता। सरेंडर कर रही है जमहूरियत या हाइब्रिड निज़ाम बड़ा बेहतर है जो आज हुकूमत को एहसास हुआ है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये तो कंप्लीट यू टर्न है। जो माजी करीब में हम इनका बयानिया सुनते थे, इमरान खान साहब पे एतराज़ क्या था, सिलेक्टेड है, उसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, जनरल बाजवा ने उनको आने में मदद दी और इस किस्म की बात, वोट को इज़्ज़त दो। क्या वोट को इज़्ज़त दो का अल्टीमेट शक्ल ये थी कि एक हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में लेके आए? अब ये देख लेना कि कुछ दिन पहले तक ये कहते थे इमरान खान पाकिस्तान का ट्रंप है, इलेक्शन से पहले कहते थे कि जनाब वो जमहूरी इदारों पे उसने हमला किया, इसने ये किया वो किया। तो हर चीज़ पे ये यू टर्न ले रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है हमें समझने में गलती लगी होगी। हो सकता है वो कहते हैं कि मुझे वोट दो, इज्जत ना दो।
हाँ नहीं, वो जो मुझे वोट मिलेगा उसी की इज्जत होती है। जो वोट आपको मिलता है तो मैं फिर आगे से आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे वोट देंगे तो। लेकिन देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक मुल्क के अंदर आप या तो कहें ना कि आइन और कानून नहीं है, आप मुल्क के वजीर दिफा भी हों, आइन के तहत आपने हल्फ भी लिया और आप इंटरनेशनल एक मीडिया को बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, हम एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहे हैं। माजी में भी ये कोई पहली मिसाल नहीं है, माजी में भी बहुत कुछ होता रहा। लेकिन सब अगर आप इस एंगल से देखें, सिविल मिलिट्री तनाव 1990 के बाद हमने इससे बड़ा नुकसान नहीं किया। देखें, ये जब जनरल जहांगीर करामत ने कहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना लो, तो मियाँ साहब जाके ऊपर छत को लगे थे और जहांगीर करामत को बुला के कहा था इस्तीफा दो। जहांगीर करामत साहब इस्तीफा दे के चले गए थे अमेरिका और पूरी फौज में जो है एक तरह से बड़े उसके ऊपर एक रिजेंटमेंट आई थी। और फिर जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो मुशर्रफ साहब ने फिर वो बात नहीं की। तो मसला ये है कि आपने तो सारी जिंदगी आपकी सियासी जमात कहती रही कि जी किसी और की इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर आज मियाँ साहब भी आके कह दें कि जी हाइब्रिड निज़ाम जो है वो वही मेरा अल्टीमेट गोल था, तो अच्छी बात है। फिर अगर इनको कबूल है तो फिर पूरी कौम को कबूल कर लेना चाहिए। खलासा साहब, हलाल मुदाखलत, हराम मुदाखलत, ये हाइब्रिड निज़ाम कभी कबूल कभी नामंजूर, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी आखिरी दफ़ा कितने साल पहले मुलाकात हुई थी, वो भी आपको पता है अपने मिजाज के खिलाफ बात वो किसी की नहीं सुनते, वो नाराज़ भी हो जाते हैं और अगले बंदे की क्लास भी ले लेते हैं। लेकिन हमें डाल दे इसके मेरे कभी उनसे कोई रिसेंट ईयर्स में कोई मुलाकातें हैं ना, मेरे को अच्छे तल्लुकात कभी रहे हैं, माई फॉल्ट, मेरे एंड पे कसूर होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये था कि इसको ज़रा शुगर कोटेड किया, नहीं कोई हाइब्रिड नहीं है, नहीं हम वज़ीर आज़म है, मैं वज़ीर दिफा हूँ, वो हमारी मर्जी से काम चल रहा है जनाब, बिल्कुल किसी को जरूरत नहीं है, बयान ही देना होता है ना। दूसरा ये होता है कि बोल्ड एडमिशन करें, यस दिस इज़ ट्रू, जिसका सबको पता है, किसको पता नहीं, अतर को नहीं पता, आपको मुझे मतलब आवाम को, मतलब 25 करोड़ आवाम को नहीं पता कि इस मुल्क में ये निज़ाम कैसे चलता है और कौन चला रहा है, किस लिए चला रहा है। जब हमारा सियासतदान स्पेस देगा, जब वो अपने आप को उस लेवल पर नहीं लाएगा, मतलब पार्लियामेंट को आप सीरियस नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब मैं बार बार कहता हूँ 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए, 6 महीने कैबिनेट इजलास नहीं हुआ, 400 दिन वो इस मुल्क में नहीं रहे सर, 122 दौरे कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये कुछ 6 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते थे। आप जब नहीं जाएंगे फिर मतलब उस्मान बुज़दार साहब एंड कंपनी या भी अली अमीन गंडापुर साहब, इस तरह को हमजा शहबाज शरीफ इधर बाप वज़ीर आज़म, उधर बेटा वज़ीर आला, ये जमहूरियत आप चला रहे होंगे, फिर पार्लियामेंट पे अटैक, मीडिया पे अटैक, फिर जुडिशरी पे अटैक, फौज से लड़ाई, आपसे लड़ाई, फलाने से लड़ाई, ये टीवी पे बैठेगा, इसको हटा दो, बैन कर दो। तो ये काम आप करेंगे तो कहां से जमहूरियत मजबूत होगी, कहां से आप मजबूत होंगे। दूसरा, जब आपका एम कोई फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है, कोई मॉरल इंटेग्रिटी नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नहीं है, तो फिर ये कुछ होगा। दे आर हैप्पी। इस लड़ाई जो हो रही थी सिविलियन और आर्मी की, वो ये थी कि जनाब मेरा साथ दें। मतलब इमरान खान साहब की फौज की क्या लड़ाई है कि मेरा साथ दें, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब की क्या लड़ाई थी जनरल बाजवा, जनरल फैज से कि मेरा साथ दें। जब इस चीज पे हो गए अपने कंधों पे बिठा के हमें वजीर आजम हाउस छोड़ कर आए, तो फिर उसके बाद मतलब किस हम जमहूरियत की बात करते, कैसे करते। और अगली बात, हमारी इस पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात पसंद आए या ना आए, आप ना अमेरिकन ट्रस्ट करते थे, वो फौज से डील करते हैं, अभी भी देख रहे हैं। इंडिया ने भी डील करना हो वो फौज से करते थे, मिडल ईस्ट ने करना हो, सऊदीज ने, यूएई ने, कतर ने, दुबई ने, जिसने वो आपके आर्मी चीफ DGISI पे जाते थे, वही पैसे देते थे। चाइना ने एतबार करना है, पैसे देने हैं, वो करना है, वो उन्होंने आपके आर्मी चीफ पे करना है, DGISI पे करना है। मैं कहता हूँ फॉर रॉन्ग रीजन करना होगा। आपने कभी वो स्पेस लेने की कोशिश की, आपने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, या आपने कहा जी कि हमारा काम चल रहा है, हम वजीर आज़म हैं, हम वजीर दिफा हैं, हमारा पैसा चल रहा है, फैमिली फ्रेंड्स पैकेजेस चल रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे, हम खुश हैं, कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत। तो लिहाजा ना खान साहब की कभी हमने सीरियसनेस देखी, वो आज भी कहते हैं जनाब के जनाब बाजवा जनाब फैज चला रहे थे, वो तो एक कर्नल साहब पार्लियामेंट चला रहे थे, खुद कहते हैं खान साहब, इनके हिसाब तो बिल्कुल वो चले गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कंपनी जो है ये तो सैल्यूट मारते हैं, नेक्स्ट लेवल। सो जनाब इसी तरह ही चलेगा। वही वाली फैज अहमद फैज साहब वाला वाक्य नहीं सुनाते लोग, उन्हीं का है ना मेरा ख्याल है कि कोई गया उनके पास, वहाँ फैज साहब पाकिस्तान का क्या बनेगा, वहाँ के भाई साहब तू ठीक कर सकता है, वहाँ के नहीं, तूने पैदा किया, वहाँ के नहीं, तो बड़े वहाँ के चाय पी। ये इसी तरह चलता रहेगा। किसी ने कोई इस तरह की बात भी है, फैज साहब ने कहा पाकिस्तान ऐसे चलता रहेगा, तो चल रहा है सर। अतर काज़मी साहब, जो गलत चल रहा है, देखिए सियासी जमातें तो एक मेन स्टेक होल्डर होती हैं जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। खलासा साहब ने बड़ा तफसील से इसका जिक्र भी किया। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ईवान में ना जाए, अगर आपकी जमहूरियत डिलीवर ना करे, आप परफॉर्मेंस बेहतर ना करें, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ना रखें, आप गवर्नेंस बेहतर ना करें, तो फिर आपको मान लेना चाहिए हाइब्रिड निज़ाम। देखिए हाइब्रिड निज़ाम कोई आज तो नहीं आया ना, हाइब्रिड निज़ाम तो आपकी 50 की दहाई से चल रहा है।
हाइब्रिड निज़ाम तो आपकी 60 की दिहाई में भी था, हाइब्रिड निज़ाम उसके बाद भी था, 80s में भी था, 90s में भी हाइब्रिड निज़ाम था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन कम से कम लोग इस तरह खुल के कहते नहीं थे, कहते थे जनाब ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आप मेरे ख्याल में फिर आप आइन के अंदर कोई गुंजाइश शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब कहते थे एक पेज पर हैं, जनरल बाजवा बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। शबाशी साहब अब कहते हैं आपकी जो इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ ऐसे साथ हमारे खड़े हैं, सुपर सलार कहते हैं, तो अब माना भी जा रहा है मेरे ख्याल में। अब तो मेरे ख्याल में वैसे तो मैंने अर्ज किया कि जो है ना 50 की दिहाई से हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, लेकिन जितना शहबाज शरीफ साहब की है ना उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। मैं इसमें थोड़ी सी अर्ज करूं, जब मुकाबला ये शुरू हो जाए कि मैंने सबसे ज्यादा बेहतर हाइब्रिड निज़ाम बनाना है, तो फिर तो यही होगा। देखिए जी प्लीज, आप बड़ा पोलाइट लफ्ज यूज कर रहे हैं हाइब्रिड के लिए कि अगर मैं वो असल में इशू ये है कि मलिक साहब कि इस हाइब्रिड के नतीजे में आज 76 बरस के बाद हम कहाँ खड़े हैं, और जो हकीकी जमहूरियतें हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं, जो हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुए आगे पीछे हुए वो कहाँ पे खड़े। देखें कोई भी निज़ाम हो ना, दो कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल पे नहीं पहुँचता। हाइब्रिड गाड़ी तो चल सकती है, हाइब्रिड हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। आपने अगर हुकूमत चलानी या तो उस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले जाएं। तो होती है हाइब्रिड गाड़ी, पेट्रोल कम लगता है, वही मैंने कहा गाड़ी चल सकती है, हुकूमत नहीं चल सकती। या तो निज़ाम को उस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले जाएं, जिस तरफ लेके जाना है, जो हकीकी काम कर रहे हैं फिर वो सामने आ जाएं। ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े खर्चे, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में यही है कि हम टैक्स दें और ये लोग तनख्वाहें लें? MNS की तनख्वाहें, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख रुपए कर दी, स्पीकर साहब की तनख्वाह 13 लाख रुपए कर दी, तो फिर इस निज़ाम में उसकी जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं उनके हवाले करें। 30 सेकंड बचे आपकी मुस्कुराहट का मैं जवाब नहीं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक कह रहे हैं कि लोगों का ईमान जो है जमहूरियत से कमजोर कौन करते हैं? सियासतदान करते हैं, सियासी लीडर करते हैं। अगर आप अपनी तनख्वाह 600% बढ़ा देंगे, MNS की बढ़ा दे, 500 बिलियन रुपीज के तरक्याती फंड रख लेंगे अपने के लिए, और बकौल शायद खजाना भाई साहब के कि उसमें से आप उसमें 30% कमीशन लेते, सारे नहीं लेते होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, 150 अरब रुपया आपकी जेबों में चला जाए, फिर कल को आकर के हम जमहूरियत बचा रहे हैं, हम पार्लियामेंट कर रहे हैं, तो सवालात तो आवाम उठाएगी। आवाम का पैसा जो है अपनी मर्जी को उठा के डेवलपमेंट फंड के नाम पे भी खा जाएं, फिर तनख्वाहों के नाम पे भी खा जाएं, और गाड़ियां गिनने पे आए, कभी इनकी गाड़ियां देखें और कभी टैक्स देखें कि ये टैक्स कितना देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। सो बात तो ठीक कह रहे हैं काज़मी साहब। काज़मी साहब आप दोनों को बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।